हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में हमने न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से हम जो एनवायरनमेंट से या बाहर से जो वही फूड लेते हैं वो कैसे टूटता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन्स में और फैट में, और वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उन्हें। जो अभी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल पढ़े, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट को भी पढ़ा, डिस्कस किया किस तरीके से वो हमारी बॉडी में अब डाइजेस्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करेगा, और इसी तरीके से फैट कैसे ग्लिसरॉल में टूटेगा और प्रोटीन्स कैसे पेप्टोन्स और अमीनो एसिड में टूटेगी। अर्थात किस तरीके से बॉडी हमारा जो हम भी फूड खाते हैं वो कैसे इंजेक्शन होगा, कैसे डाइजेशन होगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे एसिमिलेशन हुआ और कैसे बाद में डेफिकेशन होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है वो प्रोसेस। तो वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और डेफिकेशन। अर्थात 5 प्रोसेस में कंप्लीट होती है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। इंजेक्शन क्या है और डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है और डेफिकेशन क्या है। इंजेक्शन वह प्रोसेस जब हम, जैसा कि आप ये हमारा ह्यूमन फिगर देख सकते हैं और बनाने का प्रयास किया है थोड़ा बहुत, तो देखिएगा कि जब हम कोई भी फूड मटेरियल बाहर से और माउथ में प्रवेश कराते हैं, माउथ में प्रवेश कराते हैं, तो वो किस तरीके कहाँ से माउथ से ही यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वैसे हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन हैं, लेकिन जो भी ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अर्थात हमारी डाइजेशन से लेके एब्जॉर्प्शन और डेफिकेशन की प्रोसेस तक कंप्लीट भागीदार हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सारे ऑर्गन्स को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अर्थात यह एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में लगभग 9 मीटर के समथिंग हमारी बॉडी तक फैली रहती है। हमारा फूड मटेरियल ज़्यादा तो ईसोफेगस के माध्यम से ही स्टोमक में है, या फूड पाइप होती है, जो साधारण वे में कहा जाए कि माउथ से जो हम फूड मटेरियल खाते हैं वो फूड मटेरियल हमारे दांत काटने, पीसने, चबाने का काम करते हैं। इसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारी लार में हमने टंग पढ़ा था, डिस्कस किया था, तब हमने बताया था उसमें टाइलिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज जो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से आते हैं उनसे हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद लाइपेज और एमाइलेज क्या करता है, हम जो भी शुगर या जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले मटेरियल खाते हैं वो हमारी शुगर को तुरंत कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज कन्वर्ट करने में ये स्टार्ट है। अर्थात एमाइलेज एंजाइम शुगर को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है। ये हमारी प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोटीन्स और फैट कैसे आगे चल के ग्लिसरॉल और पेप्टोन्स में बदलेगा, तो इन देखेंगे अभी। तो इस तरीके से जो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं उस सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो हमने देखा कि माउथ में हम जब कोई भी फूड बाहर से, चाहे पिज्ज़ा हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे दाल हो, कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं, और जैसे ही हम माउथ में उसको एंट्री करवाते हैं
और जिस तरीके से चबाने की प्रोसेस, पीसने की प्रोसेस शुरू होती है, तो इसे हम इंजीशन कहते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा था कि हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम या जब भी डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, तो वो 5 पूरी होल प्रोसेस 5 टाइप से ही कंप्लीट होती है। तो वो 5 टाइप्स कौन से होते हैं? इंजीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। साधारण वे में कहा जाए तो इंजीशन यही है कि जब हम एनवायरनमेंट से जो भी फूड मटेरियल खाते हैं और उसे जिस तरीके से चबाना पीसना स्टार्ट करते हैं अपने दांतों के माध्यम से, और उसमें लार मिला के जैसे ही गटकना शुरू करते हैं, अंदर स्वालो करते हैं, तो किस तरीके से वो स्टोमक में जाएगा ईसोफेगस के माध्यम से। मैं अभी समझाऊंगा चित्र के माध्यम से भी। और किस तरीके से वो ईसोफेगस से स्टोमक में जाएगा अर्थात पेट में जाएगा, तो वो किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन पेप्टॉन्स में टूटेगा और फैट जाके ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो इस तरीके से जब ये प्रोसेस मतलब ये फूड मटेरियल जो खाते हैं, उन्हें हमने कहा था कि एनवायरनमेंट से हम कुछ भी फूड मटेरियल खाते हैं, वो सारा फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। बकाया जो भी होता है वो अनडाइजेस्ट हो जाता है और हमारे बॉडी से एनएस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो जब ये फूड जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन पेप्टॉन्स में और फैट ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम फूड खाते हैं वो कैसे स्टोमक में जाने के बाद 4-5 घंटे रुकता है और वहाँ किस तरीके से उसमें एंजाइम्स मिलते हैं और इस फूड को तोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात ग्लूकोज पेप्टॉन्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। इस सारी प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। तो अभी तक हमने इंजीशन पढ़ा और डाइजेशन। इंजीशन हमने बताया कि जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट से कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं और फिर चबाना स्टार्ट करते हैं, उसमें सलाइवा का मिश्रण होता है और जब वो अंदर प्रवेश करता है बॉडी के अर्थात ईसोफेगस के माध्यम से स्टोमक तक पहुंचता है और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस के बाद बाहर हो जाता है। तो कैसे प्रोसेस होती है? वो 5 ही टाइप से कंप्लीट होती है, इंजीशन और डाइजेशन। जैसा कि हमने इंजीशन और डाइजेशन को समझा, इंजीशन वही है जो हम बाहर से फूड मटेरियल खाते हैं और जिस तरीके से चबाना स्टार्ट करते हैं या पीसना स्टार्ट करते हैं, सलाइवा का मिश्रण होता है, उसे इंजीशन कहते हैं। और यही जब ईसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और प्रोटीन पेप्टॉन्स में बदल जाता है और फैट ग्लिसरॉल में बदल जाता है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो हम कह देते हैं कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया। कहते नहीं, हमारा पाचन हो गया, जो हमने खाया था वो पच गया, यही बोलते उसको साधारण वे में। और एब्जॉर्प्शन वो है जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, जो भी हमने फूड मटेरियल खाया, अब वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जो टूटा और प्रोटीन जो पेप्टॉन्स में टूटा और फैट जो ग्लिसरॉल में टूटा, अब यही इनके एक अणु जैसे कि हमने बताया था कि 4.2 किलो कैलोरी ग्लूकोज और प्रोटीन्स का एक मॉलिक्यूल 4.2 किलो कैलोरी और फैट का एक मॉलिक्यूल किस तरीके से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। अब यही वो पार्टिकल, यही ये मॉलिक्यूल किस तरीके से हमारे जिस तरीके से ब्लड में मिलते हैं, ब्लड का क्या काम क्या है अभी आगे पढ़ेंगे। तो ब्लड के बारे में जब हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेनली ब्लड का काम ट्रांसपोर्ट करना है, भोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। भोजन में हम जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट करके पेप्टॉन्स, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं और जिस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के माध्यम से और जिस तरीके से प्रत्येक सेल्स में पहुंचते हैं, हमारे ब्लड के माध्यम से प्रत्येक सेल में फूड मटेरियल का ये पेप्टॉन्स और ग्लूकोज और ग्लिसरॉल के अणु जब जाते हैं, तो ये हमारी सेल्स में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जाकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जिस तरीके से हमने बताया कि किस तरीके से
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल और फैट का एक मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी प्रदान करते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी उत्पन्न करते हैं और हमारी प्रत्येक सेल्स के लिए सहायक होती है, जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, चलने में, फिरने में, बोलने में या कुछ भी XYZ। तो ये सारी बॉडी में जो हमें एनर्जी प्रदान करती है, तो वो यही डाइजेशन से जो फूड मटेरियल पहुंचता है और हमारी सेल्स तक पहुंचता है, हमारी सेल्स को समृद्ध बनाता है ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ और चलने फिरने में हमें एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो जिस तरीके से फूड मटेरियल का ब्लड तक पहुंचना, इससे प्रोसेस को ही हम एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। अब यही एब्जॉर्ब्ड फूड जो ब्लड तक पहुंचा है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी उसका यूटिलाइज करती है, अर्थात किस तरीके से उस ऊर्जा का हम यूज करते हैं, और इस श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन भी ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होके आती है। अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से नेजल नोज से हम जो सांस लेते हैं या माउथ से जो सांस लेते हैं वो किस तरीके से हमारे लंग्स तक जाती है, और लंग्स में पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है, वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स, वो किस तरीके से ऑक्सीजन को जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं किस तरीके से अपने ब्लड में घोल देते हैं और प्रत्येक सेल्स तक ले जाते हैं, प्रत्येक ऑर्गन तक। हार्ट पंप जिस तरीके से करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और प्रत्येक सेल्स तक इन चीज़ों को पहुंचाने का वर्क करता है। तो किस तरीके से यहाँ ऑक्सीजन लेता है ब्लड वेसल्स, और किस तरीके से एल्वेलाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा वो किस तरीके से इस फूड के जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं वो किस तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से जब ब्लड ऑब्जर्व करता है इस डाइजेस्ट फूड मटेरियल को, तो हम इसे एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। और एसिमिलेशन हमने अभी डिस्कस किया कि एब्जॉर्ब्ड फूड को ऑक्सीजन और ब्लड में जिस तरीके से घुलकर प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। और डेफिकेशन क्या कहते हैं? डेफिकेशन वह प्रोसेस जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल, जो हमने कहा था कि हमारी बॉडी या कौन कौन से फूड मटेरियल ऑब्जर्व करती है, तुम कुछ भी खाओ उसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। यदि ये तीन चीज़ें हैं तो वो डाइजेस्ट करेगा, बराबर करेगा। इसके बाद जो मटेरियल है वो अनडाइजेस्ट में आ जाएगा, और वो रेक्टम में वो जो फूड मटेरियल जिस तरीके से एंजाइम्स वगैरह हमारी बॉडी में मिलते रहते हैं, बॉडी में अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, जो भी जहाँ से जूस मिलेंगे और जो भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायक हैं जो ऑर्गन, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे लिवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ। लिवर में कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सहायक हैं, और कौन से हमारे पैनक्रियाज में एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए सहायक हैं। तो ये जब एंजाइम्स एसिडिक और क्षारीय अवस्थाओं में कन्वर्ट होते रहते हैं तो काफ़ी मात्रा में वो फूड घुला हुआ होता है, सोल्यूबल होता है। और जब ये सोल्यूबल फूड मटेरियल हमारे डेफिकेशन पीरियड में कहा जाए तो ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में इस सारा जो भी वाटरी लिक्विड अवस्था में होता है उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और हमारे रेक्टम में जो रेक्टम एनस में जो बैक्टीरिया पाया जाता है इसे मल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम एनस के माध्यम से बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और डेफिकेशन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन होता है। तो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी बॉडी पूरी ऑल प्रोसेस जो भी डाइजेशन की होती है वो किस में होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है। अर्थात जो ऑर्गन हमारी डाइजेशन में सहायक होते हैं हम उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और ये लगभग हमारी बॉडी की 9 मीटर के समथिंग ये होती है इस तरीके से। और ये पूरी प्रोसेस जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है डाइजेशन की, वो 5 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। वो संपूर्ण प्रोसेस नंबर 1 इंजीशन,
नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, जिसे हम एसिमिलेशन को कह सकते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और इस तरीके से पांचवा जो है उसे हम डेफिकेशन कहते हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन, हमने यही अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि इन 5 प्रोसेस से हमारा पूरा डाइजेशन गुजरता है और किस तरीके से पास करता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए हम जो चित्र बनाया है उस पर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से माउथ में जब हम कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं और एंट्री करवाते हैं, उसका चबाना और लार का मिलना स्टार्ट होता है, तो हम उसे इंजेक्शन कहते हैं और वो माउथ के माध्यम से खाना जाता है और ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस वह ऑर्गन है बॉडी का, ये लंबा होता है, लगभग 6 सेंटीमीटर की समथिंग, 6 सेंटीमीटर की समथिंग होती है, एक लंबी कैनाल टाइप की। तो इसमें क्या होता है कि ये फूड मटेरियल जैसे ही हम माउथ में खाते हैं और उसमें सलाइवा मिलती है तो वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है और इस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करने लगती है। अब आपने ये सोचा होगा कि श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वसन कैसे करते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर इधर ही वो एक और कैनाल होती है, एक और ट्यूब होती है जो हमारे श्वसन का वर्क करती है। अर्थात कहा जाए तो हमारी बॉडी में कुछ भी पहुंचने के लिए 2 ट्यूब होती हैं। एक ये जो सबसे आगे की ओर होती है जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, और हमारे ये जो लंग्स उपस्थित होते हैं इसमें सांस का किस तरीके से ऑब्जर्प्शन होता है और किस तरीके से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसी के माध्यम से बाहर जाता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने अभी समझा कि इस तरीके से जो आगे वाली ट्यूब है वो इसके जस्ट जो पीछे ट्यूब होगी वो हमारी ईसोफेगस होगी, और जो आगे वाली होगी वो फेरिंक्स और लरिंक्स होगी जो हमारे श्वसन में सहायक होती हैं। तो हम यहाँ इस समय पीछे वाली की बात कर रहे हैं। ये इससे कह सकते हैं कि ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये जो आगे वाला पोर्शन है वो श्वसन में सहायक होती है, और ये जो ट्यूब होती है वो हमारे भोजन अर्थात जो भी फूड खाते हैं उसको डाइजेशन में सहायक होती है। तो इससे जो फूड पाइप होती है, ये फूड पाइप जो होता है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस, अब ये ईसोफेगस से यह फूड मटेरियल धीरे धीरे इस तरीके से आता है और ये हमारे स्टोमक में चला जाता है। ये फूड मटेरियल आया और जिस तरीके से ये फूड मटेरियल हमारे माउथ में एंट्री करने के बाद, चबाने के बाद, सलाइवा मिलने के बाद, और ये धीरे धीरे स्टोमक में आता है। और जब ये स्टोमक अर्थात जो पेट, ये जे शेप्ड होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम स्टोमक कहते हैं। स्टोमक मतलब पेट, जिसे हिंदी में पेट भी कहते हैं। स्टोमक इसे स्टोमक कहते हैं। और ये स्टोमक जो होता है जे शेप्ड होता है और अंदर इसकी दीवार बहुत मॉइस्ट होती है, अर्थात इसकी जो वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती हैं छोटी छोटी, वो पाइलोरिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और ये गैस्ट्रिक जूस हमारी भोजन को तोड़ने का काम करता है। इसमें जो भी पाया जाता है, इस गैस्ट्रिक जूस में भी HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपने पढ़ा होगा, शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये जो एसिड है, ये लवण है, तो ये तो एक तो
हमारे उसमें भी सहायक है कि जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको मारने का प्रयास करता है। और हमारे जो फूड मटेरियल जो लार में मिलते हैं तो वो क्षारीय अवस्था में होते हैं। जब वो हमारे स्टोमक में पहुंचते हैं और उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है और गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित HCl, पेप्सिन और रेनिन मिलते हैं, तो ये HCl जो होता है इसमें प्रेजेंट, वो इसे अम्लीय अवस्था में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है और हमारी फूड मटेरियल को प्रोसेस को जल्दी से जल्दी उसे तीव्र करने का प्रयास करता है और इसे अम्लीय बनाने का प्रयास करता है और बैक्टीरिया भी मारने का प्रयास करता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन वर्क हो रहा है कि हमारी लार में भी लाइपेज उपस्थित है जो उस बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करता है। यदि थोड़ा बहुत बच जाते हैं तो उधर जाके अम्लीय स्टेज में जब ये कन्वर्ट होता है ये गैस्ट्रिक जूस, हमारी बॉडी में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर से के समथिंग गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। 2 लीटर अर्थात जो भी हम खाते हैं उसे लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, तभी तो वो ऑब्जर्प्शन सीधे एंट्री मारता है। और इस तरीके से आप समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से यह अम्लीय अवस्था में बदलता है HCl और फूड को एस्टिक करने के बाद इसे बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करता है और किस तरीके से यह प्रोसेस को तेज करने का प्रयास करता है। इसमें इसी गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन उपस्थित होता है। तो हमारा देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि लार में जो एमाइलेज उपस्थित होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम फूड मटेरियल खाएंगे वो वही उधर ही डिसाइड कर देगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, जो भी फूड है उसमें से ये पार्ट कार्बोहाइड्रेट है और इसे ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ पार्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो जाके स्टोमक में गया, स्टोमक में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम तो ये पेप्टॉन्स अर्थात पेप्सिन एंजाइम पेप्टॉन्स में तोड़ने का कार्य करता है। और रेनिन जो पाया जाता है, जो भी हम दूध पीते हैं या जो दूध होता है वो किस तरीके से जाके हमारे मिल्क को, कैसेनोजिन प्रोटीन को किस तरीके से कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ने का प्रयास करता है। तो ये रेनिन एंजाइम ही हमारे दूध को में उपस्थित कैसेनोजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ने का प्रयास करता है। तो बचपन में जो रेनिन एंजाइम्स होता है छोटे बच्चों में उतना डेवलप नहीं हो मात्रा में सेक्रेट नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे कुछ भी दूध पीते हैं तो अक्सर तुरंत ये जो रेनिन एंजाइम जो पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है कैसेनोजिन को, वो किस तरीके से थोड़ा हल्का सा सॉलिड ठोस अवस्था में बदलने का प्रयास करता है, जैसे कि दही के रूप में हल्का सा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे दूध पीते हैं और वो अचानक बाहर कर देते हैं तो किस तरीके से वो दूध निकलता है, अर्थात वो वोमिटिंग में, तो वो कन्वर्ट हुआ होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। अब इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस HCl, पेप्सिन और रेनिन इस तरीके से मिलता है और किस तरीके से स्टोमक के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब देखते हैं। अब आपने सोचा होगा कि इतनी पतली कैनाल ट्यूब किस तरीके से ईसोफेगस जो इतना पतला है वो कैसे फूड को हम कभी कभी ज़्यादा खाते हैं कभी कम खाते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जिस तरीके से आपने देखा होगा जो अजगर पैथागन होता है, अजगर होता है, तो जिस तरीके से फूड को निकलता है तो आपको दिखाई देता है कि वो पेट में किस तरीके से जा रहा है। तो वही ये अपना इस तरीके से फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, फैल कॉन्टैक्टाइल नेचर की होती है, संकुचित नेचर की। जैसे आपने फूड खाया ज़्यादा तो वो ऐसा फैल जाएगी निकलने के लिए, फिर आपने कम खाया तो फिर अपना जैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से वो फूड मटेरियल हमारे स्टोमक में पहुंचा, किस तरीके से गैस्ट्रिक जूस मिला, और गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद अब आगे चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अर्थात इसे आप छोटी आंत भी कह सकते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी 5 टाइप के लगभग समथिंग इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक में
वैसे होते हैं इसमें सुक्रेस, माल्टेज, एरेक्सिन, लैक्टेज और लाइपेज। जो हमारे फूड मटेरियल, जो ऐसा नहीं है कि स्टोमक में फूड मटेरियल का पूरा डाइजेशन हो गया। प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन्स पेप्टॉन्स को प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलने का प्रयास करता है, और माउथ में हमारा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का प्रयास करता है। ये नहीं है कि वो पूरा फूड मटेरियल को ही कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचते हैं, जो बदल जाते हैं तो अच्छे वो पेप्टॉन्स जाके अमीनो एसिड में बदल जाएंगे, नहीं तो जो प्रोटीन नहीं बदली है उन्हें भी अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट नहीं बदला है उन्हें जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो फिर से इन्हें जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं उन्हें भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ग्लूकोज हैं वो तो ठीक ही है। तो जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही, लेकिन धीरे धीरे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते यह सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यह सारी प्रोसेस कंप्लीट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले 5 जो एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से इन फूड मटेरियल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, और यह फिर जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर टाइप की उनकी दीवारों में एल्वोलाई पाए जाते हैं, और वो एल्वोलाई किस तरीके से एब्जॉर्ब करके छोटे छोटे अणुओं को जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ब्लड में मिक्स करते हैं, और ब्लड में उपस्थित ऑक्सीजन और ये सब मिलके किस तरीके से प्रत्येक सेल में पहुंचते हैं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से पूरा डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 से 7 मीटर लंबी होती है, और जबकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज बल्कि ये इसकी लंबाई यदि कहा जाए तो 1.5 मीटर के समथिंग होती है। अब आप सोचेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबी है। जब वो 7 मीटर लंबी है तो वो स्मॉल कैसे हुई, और ये 1.5 मीटर लंबी है तो ये लार्ज कैसे हुई। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है, बिल्कुल बहुत ही जो देखने में पतली, बिल्कुल धागे की तरह, मतलब धागा तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, थोड़ा और मोटा और घूमते हुई संरचना होती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो आप काफ़ी मोटा नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से फूड मटेरियल जिस तरीके से हमने कहा कि बॉडी में इंटर करता है इस तरीके से, और ईसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में, और स्टोमक से होते हुए जिस तरीके से इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, और 6 से 7 मीटर कुंडित, बिल्कुल कुंठलित संरचना है ये, और इसमें ही फूड मटेरियल इस तरीके से घूमता रहता है जब तक ये पूरे उसमें उपस्थित एंजाइम्स मिला मिलाकर उसको पेप्टॉन्स और उसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड में और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ देता, तब तक में ये प्रोसेस चलती रहती है। अब यह प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमारे इधर आएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में मिलके ये जितना भी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फूड होता है वो जाके ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे चल के इस तरीके से ये फूड मटेरियल आता है, और ये फूड मटेरियल इस तरीके से एंट्री मारता है और इस तरीके से हमारी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और इसे डाइजेस्ट करने का प्रयास करता है। हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर होती है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है। अब ये इस लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए लार्ज है क्योंकि ये लंबी तो 1.5 मीटर है, लेकिन इसकी मोटाई होती है, मोटाई अर्थात कहना विड्थ ज़्यादा होती है। क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा कौन है, जो छोटा लंबा तो है ही और उसकी चौड़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत पतली होती है और कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है, बॉडी में फिट रहती है। तो इस तरीके से फूड आता है हमारी बॉडी में, इंटर करता है, और धीरे धीरे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस मिले होते हैं
वो किस तरीके से एंजाइम्स जो इसमें मिलके वो इसको डाइजेस्ट करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते ही ये लिक्विड अवस्था में जो चल रहा है प्रोसेस पूरा, उसको पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ये रेक्टस में पहुंचता है धीरे धीरे, फूड मटेरियल धीरे धीरे रेक्टस में पहुंचता है और रेक्टस में पहुंचने के बाद एनस में पहुंचता है और उसमें उपस्थित बैक्टीरिया इसको मल में बदलने का प्रयास करता है और अर्थात बाहर कर देता है। तो इस तरीके से बॉडी से बाहर कर देता है अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमने बताया कि ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन मतलब आप समझ सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत। और रेक्टम और एनस, इस तरीके से इसमें एक अपेंडिक्स पाया जाता है। ये अपेंडिक्स जिसे हम अवशेषी अंग भी कहते हैं, यह अपेंडिक्स जो होती है, जिसे इस अपेंडिक्स में कभी कभी पेट में दर्द होने पर ज़्यादा हम शाकाहारी वाला भोजन यूज कर लेते हैं, अर्थात जो फूड हरी सब्जियां ज़्यादा यूज करते हैं या हरी पत्ती वाली सब्जियां ज़्यादा यूज करते हैं, तो हमारा अपेंडिक्स कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, जिससे पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है और उसे ऑपरेशन के माध्यम से इसे कटवाया भी जा सकता है। तो ये हमारी बॉडी का अवशेषी अंग है, इसीलिए ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हमने इस बारे में डिस्कस किया। तो हमने बताया कि किस तरीके से डाइजेशन होता है, कि फूड मटेरियल हमारे माउथ से एंटर करके इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है और फिर इस तरीके से स्टोमा को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के इसोफेगस के माध्यम से वहां पहुंचता है और उसे डाइजेस्ट करने का प्रयास करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद कैसे एब्जॉर्प्शन करता है, कैसे एसिमिलेशन करता है और कैसे डेफिकेशन करता है, इन सारी प्रोसेस को हमने समझने का प्रयास किया। और इसमें कौन कौन से पार्ट, लिवर का क्या पार्टिसिपेट है, पैनक्रियाज का क्या पार्टिसिपेट है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या आपको कोई भी चीज़ समझ में अच्छे से आती है तो कृपया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें। फैटी एसिड अमीनो अम्ल जैसे पोषक तत्वों में बदलना पड़ता है, तभी हमारा शरीर इन तरल न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके उसका उपयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं और यह क्रिया अन्न मार्ग या अन्न प्रणाली में होती है, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार पर खत्म होती है। मुख में खाना दांतों से चबाया जाता है और लार से मिलकर यह बोलस में बदल जाता है। फिर फेरिंक्स से खाना ईसोफेगस या ग्रास नली में पहुंचता है। अगर आप खाना खाते समय बात करें तो खाना श्वास नली में जा सकता है, क्योंकि फेरिंक्स श्वास नली और ग्रास नली दोनों में खुलता है। आहार नली में क्रमिक वृत्तों का सिकुड़ना और चिकना म्यूकस खाने को नली में आगे धकेलता रहता है। पेट खाने को कीटाणु रहित करके उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पचाने के लिए तैयार करता है। यह प्रोटीन और कुछ चर्बी को भी पचाने का काम करता है। बाकी का पाचन करीब 6 मीटर लंबी छोटी आंत में पूरा होता है, जो एंजाइम उत्पन्न करती है। और यहाँ अग्न्याशय या पैंक्रियाज से स्त्रावित एंजाइम और जिगर या लिवर से स्त्रावित पित्त या बाइल जूस भी उपस्थित रहता है। छोटी आंत न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लेती है, यानी 1.5 मीटर लंबी बड़ी आंत सिर्फ अपाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करने का कार्य करती है। जिगर चर्बी को पचाने के लिए पित्त स्त्रावित करता है। पित्त पित्ताशय में रहता है और अग्न्याशय जो पाचन के लिए कई सारे एंजाइम उत्पन्न करता है,
ये सब अन्न प्रणाली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भोजन इनसे होकर नहीं गुजरता है। क्योंकि पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन के अनुपस्थित रहने पर पाचन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सेहतमंद भोजन करना चाहिए और ढेर सारा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहे।